ओके। सो कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने लैब सेटअप कर लिया था जिसमें डीसी सीडीसी एडीसी के रिगार्डिंग अपडेट था। मैं लैब लाइव कर लेता हूँ। तो S1 चाहिए मुझे। S2 है और यहाँ पर हमारे पास S3 है, मतलब डीसी सीडीसी और एडीसी। ठीक है। क्लाइंट भी आज हम लोग बना लेंगे, देखेंगे। बट अभी टाइम है, कुछ पॉइंट समझने हैं, फिर हम लोग उसको देखेंगे। तो हम लोगों ने ये कुछ लैब सेटअप किया था जिसमें हमने डीसी सीडीसी और एडीसी लिया। ओके। एंड इसको लाइव करते हैं और फिर डीसी के सभी कंसोल को समझते हैं। जैसे आप एक सर्वर के सभी डिटेल्स को समझते हो, वैसे ही हमारे सारे सेटिंग्स, सारे अपडेट अनदर चाइल्ड डोमेन या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सभी के लिए होते हैं। ठीक है। तो ओके, डन। सो दिस इज माय डीसी विच इज सीखो लाइव डॉट लोकल। एंड जब भी हम इसको फर्स्ट टाइम लाइव कर रहे हैं तो देख लेते हैं। और कितने साइट से कितने सर्वर रनिंग है वो भी आप चेक कर सकते हो। कुछ छोटी छोटी सेटिंग्स हैं। जैसे साइट्स के अंदर आप चेक कर सकते हो कितने साइट्स हमारे डोमेन के अंदर लॉगिन है। और य- ये हमारा ओपन हुआ तो यहाँ पर एक साइट मुंबई के लिए है और एक दिल्ली के लिए है। और दिल्ली लोकेशन पर हमने दो सर्वर लॉगिन किया है, एक S1 और एक S3। ओके। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि किस साइट पर कितने सर्वर रनिंग है, कितने सर्वर लाइव हैं, क्या है। किसी भी सर्वर पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी और फिर यहाँ पर आप इसके ऑब्जेक्ट में जाकर आई थिंक ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, जो कि एक्सीडेंटल डिलीशन वगैरह से आपको सेफ एंड सिक्योर करता है। एंड बाकी एनटीडीएस वगैरह का रेप्लिका वगैरह ये सारी चीज़ें तैयार करने के लिए, तो ये जब साइट्स वगैरह पढ़ेंगे कभी तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से तो साइट से हम देख लेंगे हमारी कितनी साइट्स कितने कितने लोकेशन पर कहाँ कहाँ पर रनिंग है। और उसके बाद हमारे पास एक साइट है, सॉरी एक डिटेल है लोकल सर्वर। लोकल सर्वर में हम देखेंगे तो हमारा डोमेन प्रमोट हो चुका है और सीखो लाइव डॉट लोकल है। इस पर क्लिक करके आप अपना कंप्लीट सर्वर नेम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो, S1 डॉट सीखो लाइव डॉट लोकल करके है। एंड रेस्ट कुछ और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज यहाँ पर है। और टूल्स के अंदर आप आएंगे तो एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड टोटल 5 अपडेट यहाँ पर आपको मिलेंगे जैसे आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का इंस्टॉलेशन कंप्लीट करोगे। ओके। तो ये 5 अपडेट हमें क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के सेटिंग्स एंड सर्विसेज के लिए होते हैं। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट में कोई भी या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर के अंदर चाहे वो डीसी बनाए फिर सीडीसी बनाए या फिर कोई भी ऐसा अपडेट हम लेते हैं तो ये मैटर करता है कि डीसी हम बना रहे हैं, डीसी के अंदर क्या क्या मैनेज करेंगे। सीडीसी बना रहे हैं तो सीडीसी के अंदर क्या क्या मैनेज करेंगे। एंड जो भी सारी चीज़ें, ठीक है। और हमारा सर्वर या हमारे डोमेन में कौन सा सर्वर रूट सर्वर है, क्या है, ऐसा कुछ अगर अपडेट लेना है तो एक सिंपल सी कमांड होती है यहाँ पर जो कि है नेट डोम क्वेरी FSMO। और ये जैसे ही आप लिखते हो आपको मिल जाएगा कि हमारा S1 डॉट सीखो लाइव डॉट लोकल हमारा क्या है,
यही स्कीमा मास्टर है, यही डोमेन नेमिंग मास्टर है, यानी कि कंप्लीट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने डोमेन इन्वायरमेंट में जो भी चेंज करना है, जो ऑथेंटिकेट करना है, सब तरीके का जो भी अपडेट मैनेज करना है, वो हमारा किसके पास है? s1.secolib.local, यानी इसी सर्वर के पास है। चाइल्ड चाइल्ड सर्वर पर आ जाते हैं। और चाइल्ड सर्वर पर अगर मैं FSMO अपडेट को चेक करता हूँ, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल होता है शॉर्ट, फुल फॉर्म। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और सेम कमांड आपको रन करना है, विच इज नेट डोम क्वेरी FSMO एंटर। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा अपडेट यहाँ पर है। तो आप देखो यहाँ पर वही करंटली हमारा जो स्कीमा और DNM है, क्योंकि ये सिर्फ रूट के पास ये अपडेट मैनेज करने की परमिशन होती है, इसीलिए हमारा S1 के पास है। बाकी PDC का काम और RID पूल का और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है, ये हमारे इस सर्वर के पास है, क्योंकि इसका अपडेट ये खुद अपना करेगा। अपने यूज़र को बनाएगा, ग्रुप्स को बनाएगा, ऑथेंटिकेट करेगा, पॉलिसी लगाएगा अपने इन्वायरमेंट के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, इसको कंप्लीट अपडेट मिला हुआ है इन तीन रोल को मैनेज करने के लिए। बाकी रूट अगर देखा जाए तो रूट सर्वर एक ही है, जो कि है s1.secolib.local। ठीक है। और अगर हम एडिशनल डोमेन पर चेक करेंगे तो एडिशनल डोमेन का भी जो रूट सर्वर दिखाएगा या जो FSMO दिखाएगा, वो S1 डॉट ही दिखाएगा। और 5 के 5 FSMO रोल में ही s1.secolib.local ही दिखाएगा। तो FSMO का ये कुछ अपडेट है। और मैं यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, नेट डोम क्वेरी FSMO एंटर। तो S1 के पास यहाँ पर है। चूंकि मैं काम कर रहा हूँ S3 पर, करेंटली मेरा जो सर्वर है वो S3 है। बट ये भी बता रहा है कि जो रूट है, रूट का जो कंप्लीट डिटेल है, वो हमारा FSMO का मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? s1.secolib.local है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से अपने मेन सर्वर पर आ जाते हैं और अपने इन दो सर्वर को अभी मतलब कि ये जरूरत पड़ेगी तो हम लाइव करेंगे। S1 पर अभी हम हैं, यानी कि अपने डोमेन सर्वर पर, रूट सर्वर पर। और यहाँ से हम एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, पावर शेल, साइट्स एंड सर्विसेज, यूजर एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा इन सभी सर्वर के बीच में थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं और इनको समझते हैं, इनके कंपोनेंट को समझते हैं। ठीक है। मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ का रिजोल्यूशन पहले सेट करूँ। and I want to add a resolution, ऐसा चाहिए। मेरे होस्ट और गेस्ट के बीच में सिंक्रोनाइजेशन अब हुआ है। और मुझे चाहिए एक पेन। ठीक है, ये हमारे पास अपडेट है। तो जो भी हम सर्वर पर अपडेट के लिए मैनेज कर रहे हैं या अपडेट से रिलेटेड टास्क कर रहे हैं, चाहे वो अगर हम DC को मैनेज करें या DC को समझने की कोशिश करें, तो DC बेसिकली क्या क्या कर रहा है, या डोमेन कंट्रोलर हमारा जो होता है, ये क्या कर रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, DC हमारा क्या होता है, रूट सर्वर होता है। और या तो फिर हम इसको एज अ पेरेंट डोमेन भी बोल सकते हैं। और जो भी हमारा ये सर्वर है, यानी कि जो फिजिकल सर्वर है या कोई भी डोमेन है, उसमें मल्टीपल टाइप्स के कंपोनेंट रन कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे तो हमारे पास या जो भी डोमेन इन्वायरमेंट हम सेटअप करते हैं, उसमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं। तो पहला कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ADDS में, डोमेन सर्विसेज। ठीक है। ADDS के मल्टीपल फैक्टर के बारे में या कंपोनेंट के बारे में देखें तो ADD डोमेन सर्विसेज, ओके, डोमेन सर्विसेज। सो व्हाट अबाउट डोमेन सर्विसेज बेसिकली? डोमेन सर्विसेज आर डोमेन लेवल सर्विस मैनेज, समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो डोमेन सर्वर्स आर सर्विसेज मैनेज ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, एंड ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट।
एंड ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, राइट। उसके बाद यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट का काम करता है, ये ऑलरेडी मैंने जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये तीसरा दिन हम लोग एडीडीएस पर पढ़ रहे हैं, बट जब डे वन में मैंने कवर किया था तो आपको ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन के बारे में कुछ प्रोटोकॉल का नाम लिया था। क्या बोला था मैंने? विच प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन और फॉर सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन? जी, करबरोस के बारे में यस, कुछ। कर्बरोज, राइट। तो देयर इज कर्बरोज, KER होगा, KERBEROS, एंड अनदर प्रोटोकॉल विच इज NTLM, राइट। ये कुछ लाइक फंक्शन है, प्रोटोकॉल्स हैं विच अलाउ सिक्योर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, right? For example, if there is any user in SQLive.local, and if you want to allow that particular user to log on a specific client machine, so there is NTLM and Kerberos based authentication. Without qualifying these authentication, user can't or cannot log in on any client machine. Okay, so whenever user is trying to log in any client machine, particular user sent request to the server on behalf of these authentication protocol, and after authentication authorization, user have permission to log in successfully. Okay, तो ये सारी चीजें होती हैं। सो ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, लाइक सिक्योर लॉगिन या सिक्योर ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंफ्रास्ट्रक्चर और डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। बिकॉज अगर वहां पर ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन नहीं होगा, सो एनी पर्टिकुलर मेंबर और कंप्यूटर्स कैन गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम द डोमेन कंट्रोलर, ओके, और फ्रॉम द डोमेन कंप्यूटर्स, एंड कैन हैक। ओके, कोई भी डोमेन से क्वेरी कर सकता है, डोमेन से ऑथेंटिकेशन ले सकता है और आसानी से हैक कर सकता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट maintain authentication, authorization or secure login. Okay, so there is domain level services or authentication level services. Second component in domain environment, there is domain controller. In domain, first one is domain services and second one is domain controllers. So what is domain controllers? There is active directory domain services. What about domain controllers? There is DC, there is CDC, there is ADC, there is multiple domain controller. Okay, so those server, domain controllers are those server which have a specific ADDS installation. Okay, and after ADDS installation there is a active directory database. Okay, there is active directory database. So how many types of active directory database? How many types of active directory database कल हम लोगों ने देखा था? There are two types of active directory database. One is, बताइए, हेलो, Sir, NTD, NTDS and SysWall. right, NTDS.dit, and next one is sysvol, right। ये दो हमारे डायरेक्टरी बनते हैं, तो ये हमारे कंपोनेंट हो जाते हैं डोमेन कंट्रोलर के। ओके, सो what is the main feature of domain controller? Domain controller handle the objects, okay, like user logins, GPO enforcement, replications, group management, OU management. We can manage these all things, okay. And there is another component, or as a third component we can add schema. Okay, what is schema? Schema define, लाइक जहाँ कहीं भी स्कीमा का डिटेल होता है, स्कीमा होता है, तो इट डिफाइन रूल। ओके, रूल फॉर ऑब्जेक्ट। जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं उसके लिए जो रूल डिफाइन होता है उसका वो कौन करता है या कहाँ पर है, उसकी डिटेल्स स्कीमा के अंदर होती है, स्कीमा। ओके, सो देर इज रूल फॉर यूजर्स, देर इज रूल फॉर, इन स्कीमा देर इज रूल फॉर ग्रुप्स, देर इज रूल फॉर कंप्यूटर्स। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। एंड वन मोर थिंग, we can modify schema as per need and requirement, but it is rare process। ये क्या है, रेयर प्रोसेस है। जैसे कि हर कंट्री का अपना एक लॉ है,
और उस लॉ के अंदर सभी को काम करना होता है। बट ऐसा नहीं है कि लॉ चेंज नहीं किया जा सकता। बहुत रेयर ऐसा कुछ कंडीशन या कुछ ऐसा आ गया तब हम जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आज है कि इस पर्टिकुलर आईपीसी या उसके बाहर की कंट्री में कोई भी और पीसी चल रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आज कुछ और है कल कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। तो ऐसे ही हमारे सर्वर्स के अंदर भी लॉ एंड पॉलिसीज का कुछ डिटेल होता है जो स्कीमा के अंदर होता है, रूल एंड रेगुलेशन। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर अबाउट स्कीमा। ओके। और नीड के अकॉर्डिंग उसके अंदर बदलाव भी किया जा सकता है। ओके। So if you want to check the schema detail and all, there is process in Active Directory Domain Services. Okay, we will check later. And there is another component which is Global Catalog. In short, it is GC. Okay, ये क्या है हमारा ग्लोबल कैटलॉग है। जीसी शॉर्टकट इसको क्या बोलते हैं, जीसी। तो जो ग्लोबल कैटलॉग हमारा होता है ना, इसको फुल फॉर्म में आप बोल सकते हो ग्लोबल कैटलॉग। इट इज, कैटलॉग मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटलॉग? नॉर्मली टेक्निकल आप भूल जाओ। जैसे मान लिया कि आप में से घर बनवाते हुए बहुत बार ऐसा होता है कि हम पेंट कराना है तो उसके लिए कैटलॉग पूछ लेते हैं। कपड़े लेने गए शॉप पर तो मान लिया कोई यूनिक सा कॉम्बिनेशन चाहिए तो कैटलॉग निकलवा लेते हैं। और बोल सकते हो कि कुछ भी ऐसा मार्बल स्टाइल्स ऐसा कुछ लेने गए डिजाइन करने के लिए तो कैटलॉग निकलवा लेते हैं, है ना। टैटू बनवाने गए तो कैटलॉग निकलवा लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है? तो कैटलॉग मतलब क्या होता है कि एक रेपोजिटरी डेटा होता है। रेपोजिटरी मतलब एक सेंट्रल डेटा होता है जहां पर उस इन्वायरमेंट में जो जो अवेलेबल है उसका एक अपडेट होता है, राइट। तो जो भी आपको, जैसे मान लिया कि अब एक कैटलॉग आया उसमें टैटू के 1,000 डिजाइन्स बने हुए हैं। और वो जो डिजाइन्स है वो कोई ना कोई बना रहा होगा, या आगे बनने का या बनाने का कोई प्रोसेस अलग होगा। तो जैसे ही कस्टमर को पसंद आता है तो बोलता है कि मुझे ये वाला चाहिए, है ना। या कपड़े की दुकान है तो बोलेगा ये वाला चाहिए, या कुछ और है तो अब यहाँ से उसने कैटलॉग से वो रिक्वेस्ट किया और फिर वो रिक्वेस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इन्वायरमेंट में जाना होगा जाएगा और वहां से सर्विस मिलेगी। तो ग्लोबल कैटलॉग भी हमारा ये होता है। ग्लोबल कैटलॉग मीन्स देर इज मल्टीपल सर्वर्स इन अ डोमेन इन्वायरमेंट। ओके। तो मे भी हो सकता हो कि जब हमारे यूजर्स इस डोमेन इन्वायरमेंट में कोई क्वेरी कर रहा हो, मान लिया यहाँ पर कोई क्वेरी कर रहा हो और वो क्वेरी यहाँ पर ना हो, वो क्वेरी शायद इसके लिए हो, तो क्या होगा? ये उसको आंसर करेगा। ओके। सो देर इज ग्लोबल कैटलॉग सर्विस। ओके। Global catalog means in technical way it indexes all objects, all objects, okay, क्लियर है। ग्लोबल कैटलॉग इंडेक्स ऑल ऑब्जेक्ट इन अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में। अब ये सीखो लाइव डॉट लोकल के सभी सर्वर को एक ग्लोबल कैटलॉग के अंदर रखेगा ताकि सब जो भी क्वेरी हमारे इस डोमेन में आए तो क्विकली वो सर्च हो सके, फॉर क्विक सर्चेज। आप मेंशन कर सकते हो इट इज फॉर क्विक सर्चेज, राइट। क्लियर है ग्लोबल कैटलॉग। आई थिंक लिनक्स सर्वर पर जब भी आप काम करते हो तो while installation or while creating any yum server, there is a concept of repository system. Okay, you need to configure repo file manually to demonstrate the web server or application server, like which one server will play the role of application server or FTP server or installation server या yum server, येलो डॉग अपडेटर मॉडिफायर का काम कौन करेगा, ये सारी चीजें हम डिफाइन करते हैं। सो while defining the process we need to select repo file and we need to configure that particular repo file, and in repo file we allow or we can add multiple tags, multiple URLs, links, IP addresses, port numbers, okay, and path of directory. And on behalf of these all details, client get access, client विल गेट एक्सेस स्पेसिफिक एप्लीकेशंस कि भाई मुझे ये इंस्टॉल करना है। सर्वर से वो ऑटोमेटिक उसी पर्टिकुलर 1 लाख एप्लीकेशन वहां पर रखा हो वो चीज आपको मिल जाता है।
आप अपने एंड्रॉयड फोन में क्या करते हो, जाते हो और एप्लीकेशन सर्च में सर्च करते हो एक्स एप्लीकेशन, वो आपके सिस्टम पर सबसे ऊपर टॉप में दिख जाता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? वो एप्लीकेशन कहाँ है? हो सकता है एंड्रॉयड के लिए मल्टीपल सर्वर्स लगे हुए हैं, डेटाबेस, जहाँ पर वो एप्लीकेशन रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है एक ही एप्लीकेशन एक ही जगह पर रखा हो, मतलब सारे एप्लीकेशन एक ही सर्वर के अंदर रखे हैं, बहुत जगह हो सकते हैं। सो ऑल सर्वर इंडेक्सेस टुगेदर, और जब भी कोई क्वेरी आती है तो उस इंडेक्स के बिहाफ पर वो हमारा रिक्वेस्ट जाता है। जैसे वाइल एक्सेसिंग google.com, और google.com में आप जाते हो और लिख देते हो, लेट मी शो, मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड google.com, एंड इस google.com पर मैं लिखता हूँ व्हाट इज द फी फॉर MCSA एडवांस्ड कोर्स इन इंडिया। एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखो मल्टीपल कोर्सेस इंडेक्स हो रहे हैं, मल्टीपल कोर्सेस इंडेक्स हो रहे हैं, 20,000 से लेकर 2 लाख से लेकर पता नहीं कितना कितना ऐसे है। और कहीं पर कुछ है, आई थिंक $550 है, या जो भी है, ऐसे ही जस्ट मैं इंडेक्स किया तो ये क्या कर रहा है कि एक रेपो फाइल मुझे दिखा रहा है, मतलब रेपोजिटरी दिखा रहा है, कोई इस एप्लीकेशन पर है, सॉरी कोई उस वेबसाइट पर है, कोई इस वेबसाइट पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है। ये इंडेक्स आ गया। तो इंडेक्स का मतलब ये सब कुछ गूगल के पास नहीं है। गूगल जस्ट इंडेक्सेस आर लाइक क्रिएट अ रेपो फॉर दीज ऑल वेब सर्वर्स। ओके, ये अलग अलग वेब सर्वर है। अब इनके लिंक से मुझे जिस पर जाना है मैं क्विकली जा सकता हूँ। अगर मुझे सर्च करना होता है कि इस वेबसाइट पर, इस वेबसाइट पर, इस वेबसाइट पर कहाँ ये डिटेल है ना, तो मैं कैसे सर्च कर पाता? राइट, मैं शायद मुझे नहीं पता चलता कहाँ पर क्या है। तो मुझे क्या करना होता है, जस्ट इंडेक्स वगैरह की हेल्प से, जैसे हम लोग अपना मैनुअल बनाते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं तो इंडेक्स बनता है। इंडेक्स में ये लिखा होता है कि पेज नंबर इतने से इतने पर ये डिटेल्स है, तो इजीली हम सर्च कर लेते हैं कि इस चैप्टर को या इस डिटेल को मुझे पढ़ना है तो यहाँ पर है। तो ग्लोबल कैटलॉग के बारे में बस यही मैं बोल सकता हूँ कि इसी कॉन्सेप्ट से हमारा ग्लोबल कैटलॉग हमारे डोमेन के अंदर काम करता है। ओके, and also we can enable global catalog for cross domains. Okay, like if there is sqlive.local and if there is hr.sqlive.local, so we can configure multi-domain forest search. We can enable multi-domain forest search through Google global catalog, and it enable quick searches. ओके, विथ मल्टीपल डोमेन सर्वर्स। तो हमारे डोमेन के अंदर जहाँ भी जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके रिगार्डिंग क्वेरी की गई है तो वहाँ से आंसर मिल जाएगा इसको, है ना। तो फॉर क्विक सर्चेज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग, मैंने कल बोला था कि आप लोगों को एक वर्ड मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, जो कि है 5th नंबर पॉइंट अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी कंपोनेंट, विच इज़ FSMO। FSMO स्टैंड फॉर फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल। ओके, in short it is FSMO, flexible single master operation role, right? So what is it? There is 5 role in FSMO, एंड FSMO जिस भी सर्वर पर होता है उसको ये बोला जाता है कि इट इज़ द रूट सर्वर और इज द हेड सर्वर। ओके, देर इज 5 कॉन्सेप्ट। वन इज स्कीमा मास्टर। तो अभी मैंने बताया स्कीमा मास्टर क्या करता है, बट आगे चल के हम लोग इसको और डिफाइन करेंगे जब हम डेडिकेटेड ग्लोबल कैटलॉग, सॉरी FSMO पढ़ाएंगे। DNM, डोमेन नेमिंग मास्टर। ओके, बट यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं इन शॉर्ट, थोड़ा थोड़ा मैं डिफाइन कर देता हूँ। देर इज PDC and there is RID and there is IM, infrastructure master. Okay, so schema master manage or modify AD schema. Okay, अगर ये मुझे चेक करना है तो गेट हाइफन AD फॉरेस्ट, और जो भी हम फॉरेस्ट की डिटेल निकालना चाहते हैं देख सकते हैं। ओके, तो फॉरेस्ट लेबल ये हमारा क्या होता है, स्कीमा एंड डोमेन नेमिंग मास्टर, DNM, इसको इन शॉर्ट बोला जाता है DNM। स्कीमा एंड DNM ये हमारे फॉरेस्ट लेबल FSMO है। ये फॉरेस्ट लेबल फॉरेस्ट के लिए अप्लाई होते हैं। ये पूरे फॉरेस्ट में एक ही सर्वर होगा। और जो PDC, RID और IM होंगे, ये भी हमारा रूट सर्वर पर तो एक ही होगा। ठीक है, जितने भी हमारे रूट सर्वर के भी आप पर काम करने वाले हैं उसमें से एक ही सर्वर बनेगा। बट अदर जो भी हमारे होते हैं ये हमारे AD डोमेन बेस रोल होते हैं, यानी डोमेन बेस होते हैं। जिस डोमेन, जैसे चाइल्ड का देखो तो उसके पास 3 अपना खुद का वो है, बट फॉरेस्ट लेवल का जो डोमेन होता है उसके पास स्कीमा और डोमेन यानी DNM दोनों
अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। अब स्कीमा करता क्या है, डीएनएम क्या करता है, पीडीसी क्या करता है, आरआईएम क्या करता है, तो इन शॉर्ट अगर बोलें तो स्कीमा का काम होता है मॉडिफाई करना, स्कीमा को मैनेज करना। डीएनएम का काम होता है डोमेन को मैनेज करना, डोमेन के एडिशन और रिमूविंग प्रोसेस को चेक करना, वैलिड है कि नहीं है, एग्जिस्टिंग है कि नहीं है ना। एंड पीडीसी जो हमारा होता है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, तो इसका काम होता है टाइम सिंक्रोनाइजेशन को चेक करना, पासवर्ड चेंजेस को मेंटेन करना, अपडेट करना। ऐसे ही हमारा आरआईडी रिलेटिव आइडेंटिफायर होता है, और इसका काम होता है यूनिक एसआईडी साइनिंग करने के लिए, आईडी वगैरह असाइन करना जो भी यूजर ग्रुप्स बनते हों। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का काम होता है जो भी ऑब्जेक्ट अपडेट होते हैं, रेफरेंस अपडेट होता है हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, वो सब यहाँ पर मेंटेन करता है। ओके, इन टेक्निकल यही आप बोल सकते हो। आगे कैसे इसको ट्रांसफर करना है और एग्जैक्टली और क्या क्या टास्क होते हैं वो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और कंपोनेंट यहाँ पर होता है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर या डोमेन सर्विस के अंदर, एडीडीएस के अंदर, विच इज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ओयू। ठीक है, ओयू अभी हम लोग ये सब कॉन्फ़िगर भी करेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओयू? ओयू स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ओके, इसको हम लोग इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल। बहुत ज़्यादा थ्योरी प्रैक्टिकल इसके अंदर है। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स का काम क्या होता है, इट इज़ अ कंटेनर, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंटेनर। एंड कंटेनर का काम क्या होता है, कंटेनर होल्ड द डिटेल्स और इंफॉर्मेशन। ओके, इफ यू वांट टू like configure multiple department, if you want to configure a separate department data, you need to go with OU। तो हमारे सर्वर पर मैंने एक ओयू बनाया एचआर डिपार्टमेंट के लिए, एक ओयू बनाया मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए। इसके अंदर एचआर के सभी यूजर ग्रुप्स कंप्यूटर्स को ऐड कर दिया, मार्केटिंग के अंदर ये, तो सेपरेट डेटा हमारे पास मिल जाता है। ओके, सो इट इज अ कंटेनर फॉर ऑर्गेनाइजिंग यूजर ग्रुप्स एंड कंप्यूटर्स डिटेल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो कि है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, इसको इन शॉर्ट बोला जाता है जीपीओ। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट ग्रुप पॉलिसी, राइट। तो सर्वर के अंदर या डोमेन के अंदर ग्रुप पॉलिसी क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसी सर्वर एडमिन कैन प्लान डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी फॉर द यूजर्स, फॉर द कंप्यूटर्स एंड फॉर द ग्रुप्स। ओके, और फॉर द स्पेसिफिक ओयू। ओके, लाइक अगर कुछ ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स को अलाउ करना है कि वो अपडेट रिसीव करे, कुछ कंप्यूटर्स को रिसीव नहीं करवाना है, कुछ कंप्यूटर्स को एक्स एप्लीकेशन अलाउ करना है, कुछ को बैन करना है, तो वो सब कुछ हम ग्रुप पॉलिसी के थ्रू डिफाइन करते हैं। सो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसी वी कैन इन्फोर्स सिक्योरिटी सेटिंग्स and we can manage software deployment and configuration related settings. Okay, and also we can filter the task for the users groups and computers. Okay, and yes, there is another trust relationship in domain environment, site replication and many more things. Okay, LDAP होता है, ये भी थोड़ा थोड़ा मैं ऐड कर लेता हूँ। जैसे 8 नंबर आफ्टर जीपीओ देर इज ट्रस्ट रिलेशनशिप। ओके, ट्रस्ट रिलेशनशिप मतलब ये होता है कि डोमेन टू डोमेन ट्रस्ट बिल्ड करना, एक कंपोनेंट होता है ट्रस्ट रिलेशनशिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंपोनेंट इन डोमेन इन्वायरमेंट? सो इट अलाउ सिक्योर रिसोर्स शेयरिंग बिटवीन डोमेन एंड फॉरेस्ट। ओके, तो ट्रस्ट रिलेशनशिप में ये होता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल डोमेन है, इनके बीच में कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना है, या एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट, मतलब एक फॉरेस्ट के अंदर मल्टीपल डिफरेंट डोमेन है, उनके बीच में कोई लाइक रिसोर्स शेयर करना है, तो उस पर एक तरीके का ट्रस्ट रिलेशनशिप पे काम कर किया जाता है। ठीक है, जैसे ट्रांसटिव ट्रस्ट होते हैं, एंड लाइक एक्सटर्नल ट्रस्ट होते हैं, रियलम ट्रस्ट होते हैं, क्रॉस ट्रस्ट होते हैं, ऐसे करके मल्टीपल टाइप्स के ट्रस्ट होते हैं। ओके, तो जब हम डोमेन को बढ़ाते हैं, जैसे कि मान लिया, बेसिकली दो तरीके के ट्रस्ट को हम जाने, ट्रांसिटिव ट्रस्ट जो होते हैं, टी ट्रांसिटिव ट्रस्ट, तो ये बेसिकली होते हैं अपने मतलब कि इन इन डोमेन इन्वायरमेंट, इन डोमेन आर इन डोमेन। ठीक है,
सो फॉर एग्जांपल अगर हम डोमेन को एक्सटेंड करते हैं तो ऑटोमेटिक एक डोमेन दूसरे डोमेन के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर लेता है। जैसे ये मैंने चाइल्ड से डीसी से सीडीसी बनाया, ऑटोमेटिक दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड हुआ। तो ये हमारा ऐसे ही होता है जो इनसाइड ऑफ, यानी कि इंटर, एक तरीके का सेम डोमेन इन्वायरमेंट के बीच ट्रस्ट क्रिएट होता है। एक हमारा आ जाता है एक्सटर्नल ट्रस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल ट्रस्ट? तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने एक डोमेन को किसी दूसरे डोमेन के साथ कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा है सीखो लाइव डॉट लोकल, सीखो लाइव डॉट लोकल, और दूसरा हमारे पास है पार्टनर कंपनी डॉट डॉट कॉम, है ना। तो कोई भी एक्स वाई जेड डॉट कॉम कुछ भी ऐसा है, तो दोनों के बीच में जो सर्वर का डिटेल या कम्युनिकेशन ऐसा होता है तो इज अ पार्ट ऑफ ट्रस्ट। ओके, एक्सटर्नल ट्रस्ट। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसे ही हमारे पास साइट के बारे में आपने देखा, तो व्हाट अबाउट साइट? साइट इज अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल लोकेशन। ओके, एंड वी कैन ऐड मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिटेल इन साइट्स, वी कैन replicate site, we can configure replication time for a specific site. Okay, we can add subnet for a specific site. Okay, and we can like recognize or like manually replicate the ग्लोबल कैटलॉग, स्कीमा एंड अदर सेटिंग्स फॉर साइट टू साइट। ओके, तो साइट के अंदर हम ये सारे टास्क मैनेज करते हैं। डोमेन के अंदर हमारा एलडैप होता है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका काम होता है कि जो भी हमारी, मतलब ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमारे डोमेन के अंदर वर्क करता है एडी ऑब्जेक्ट को क्वेरी करने के लिए, एडी ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए। डीएनएस का भी हमारे डोमेन के साथ इंटीग्रेशन होता है ताकि हमारा डीएनएस नेम टू आईपी, आईपी टू नेम डोमेन पर काम कर सके, है ना। नेम टू आईपी, आईपी टू नेम तभी तो काम करेगा जब हमारा डीएनएस मेंटेन होगा, या डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन होगी। और विदाउट डीएनएस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रमोट डीएनएस, सॉरी, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर। ओके, या डीसी सी डीसी ये डीसी, विदाउट डीएनएस इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो पहले ही हमें डीएनएस की रिकमेंडेशन आ जाती है कि भाई डीएनएस भी इसके साथ इंस्टॉल होगा तभी एडीडीएस रोल हमारा बनेगा। क्लियर है सभी को? रिपीट कर लेंगे, मल्टीपल पॉइंट्स हैं ये सब। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा जब भी एडवांस इंटरव्यू में आप बैठोगे, इन सभी कंपोनेंट के बारे में। अब अगर हम डीसी के फंक्शंस को डिसेबल, मतलब कि एक्सप्लेन करें ओनली व्हाट इज डीसी, तो स्टैंड फॉर डोमेन कंट्रोलर। डीसी स्टैंड फॉर डोमेन कंट्रोलर। ओके, जितना भी अभी मैंने कंपोनेंट डिस्कस किया वो सभी डोमेन इन्वायरमेंट से मिलकर आते हैं। बट एग्जैक्टली द टास्क एंड एक्टिविटी ऑफ डोमेन डीसी मेन सर्वर का जो, या डीसी सर्वर का जो काम होता है वो क्या है, कैसे करता है, एंड एवरीथिंग देखते हैं। ओके, तो स्टैंड फॉर डोमेन कंट्रोलर, एंड पर्टिकुलर डीसी है परमिशन टू रीड एंड राइट द डेटा ऑफ द एडीडीएस। जो भी हमारे एडीडीएस के ऑब्जेक्ट हैं उसके अंदर रीड और राइट दोनों की परमिशन होती है, दोनों का ऑथराइजेशन होता है इसके पास। इट हैंडल ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड रेप्लिकेशन। ओके, वर्क प्रोसेस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और डीसी सर्वर इज ऑथेंटिकेशन। ओके, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड ये सारा मैनेज कर सकता है, और एक तरीके का रूट सर्वर है। तो वेरीफाई करना यूज़र को लॉगिन करने के रिगार्डिंग और ये सब है, तो करब्रोज वगैरह यहाँ पर वर्क करता है। ऐसे ही हमारे अदर सर्वर्स के भी काम होते हैं। रेप्लिकेशन भी यहाँ पर होता है। रेप्लिका मतलब कि सिंक्रोनाइज करना एक सर्वर को दूसरे सर्वर के साथ, जैसे डीसी या डीसी को सिंक्रोनाइज करना इज अ पार्ट ऑफ रेप्लिकेशन। जो यहाँ पर बने वो यहाँ पर बने, ऐसे करके तो सिंक करना बेसिकली चेंजेस को, जो भी मल्टीपल डोमेन है यहाँ से कोई अपडेट यहाँ सिंक करना है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेप्लिकेशन। और हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं कि दोनों के बीच में रेप्लिका टाइम कितना होना चाहिए, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक ये 180 मिनट होता है, समथिंग कुछ ऐसे। हाँ, 180 मिनट होता है। आई एम नॉट श्योर, अभी मैं इसको दिखा दूंगा। बट आप इसके टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हो नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि कोई भी सर्विस हम अपडेट करते हैं एक्स सर्वर पर, तो वो दूसरे सर्वर पर अपडेट होने में कितने टाइम में सिंक्रोनाइजेशन के लिए अपडेट करे। राइट, क्योंकि अगर हम बहुत जल्दी भी समय दे देंगे तो सर्वर उसी के लिए बिजी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गैप देंगे तो हमें अपडेट
मिलने में दूसरी तरफ बहुत देर का समय, बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। जीपीयू वगैरह मेंटेन करने का काम करता है हमारा एक्टिव डायरेक्टरी, मतलब कि डोमेन कंट्रोलर। डीएनएस को मैनेज करने का काम करता है हमारा ये सब। तो इट इज़ बेसिकली डीसी सर्वर इज बेसिकली प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, एंड विदाउट प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर देर इज नो possible way to configure child domain controller, there is no possible to configure active additional domain controller, there is no way to possible read only domain controller configuration, right? So we need to go with पेरेंट और लाइक मेन सर्वर फर्स्ट, ओके। ये सब है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वी कैन कन्फिगर यूजर्स, वी कैन कन्फिगर ग्रुप्स, वी कैन कन्फिगर एंड मैनेज कंप्यूटर्स, ओके। सेम थिंग वी कैन मैनेज हियर, सेम थिंग वी कैन मैनेज ऑन दिस सर्वर, ओके। ये दोनों तो एक साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा चाइल्ड डोमेन का भी काम होता है, ओके। चाइल्ड डोमेन का जो नेम होता है कुछ इस तरीके से होता है, ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया है, प्रैक्टिकल भी करा दिया ताकि आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट और इजी समझने में लगे, ओके। सो देर इज पार्शियल लाइक डेटाबेस इन चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। इसके पास खुद के अपने डेटाबेस होते हैं, खुद के यूजर होते हैं, खुद के ग्रुप होते हैं, खुद के कंप्यूटर्स होते हैं। उन सभी को मैनेज, मेंटेन और लाइक डोमेन लेवल पर मैनेज करने का काम इसका होता है। फॉरेस्ट लेवल पर मैनेज करने का काम, फॉरेस्ट में ये सभी आ जाएंगे, तो फॉरेस्ट का काम कौन कर संभालता है ये। और जो डोमेन रिलेटेड काम है, सर्विसेज है, जो भी टास्क है, वो यही मैनेज कर लेता है यहीं पर अपने ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें तो मेंटेन पार्शियल ऑटोनॉमी, राइट, विथ पेरेंट डोमेन, एंड इट इज अ चाइल्ड डोमेन बोल सकते हैं। तो ये भी यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए मैनेज करता है अपने खुद के बिहाफ पर, रेप्लिका भी तैयार करता है, ग्रुप पॉलिसी भी मेंटेन करता है, जो भी सारी चीजें हैं। ऐसे ही हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होता है। एंड एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है कि एक सेकेंडरी सर्वर होता है, या बोल सकते हैं कि एक बैकअप सर्वर होता है, शैडो सर्वर होता है, कॉपी सर्वर होता है, ओके। और सेकेंडरी सर्वर होता है हमारे मेन सर्वर का, या किसी भी, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, ओके। तो देर इज नो नीड टू क्रिएट न्यू डोमेन, इट इज फॉर बैकअप पर्पस, लोड बैलेंसिंग, रिडंडेंसी, ओके। एंड देर इज सेम नेम, सिकोलाइव डॉट लोकल, सिकोलाइव डॉट लोकल, ये दोनों कॉपी सर्वर एक दूसरे के हम शकल हैं बोल सकते हो, ठीक है। तो बट यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ रेप्लिकेट करके डेटा को काम करते हैं, ऑथेंटिकेशन का लोड भी शेयर करते हैं, परमिशंस को भी शेयर करते हैं, ट्रैफिक को भी बैलेंस करते हैं। और एक अगर डाउन हो जाए तो दूसरा अवेलेबल रहता है काम को मैनेज करने के लिए। तब तक हम इसके बैकअप से इसको रिकवर कर सकते हैं, आगे प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। एक और सर्वर हम लोग किसी भी सर्वर के बिहाफ पर बना सकते हैं, जो कि होता है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, आरओडीसी। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का काम क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है। इट हैज ओनली रीड परमिशन, है ना, नो राइट परमिशन, ठीक है। तो ये डोमेन के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता, और ये उस ऑफिस के अंदर या उस लोकेशन पर हम सेटअप कर सकते हैं जहां पर हमारे लिए बहुत सिक्योरिटी का खतरा है। जैसे कि ऐसे लोकेशन पर इस सर्वर को डाल दो जहां पर नॉर्मल एडमिन बैठता है, न्यू बंदे बैठकर काम कर रहे होते हैं, कुछ उनको टास्क या कुछ ऐसा देखना होता है सर्वर पर क्या चल रहा है, कैसे है। तो वो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। बट यहाँ से कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे मेन सर्वर में वो अपडेट या वो चेंजेज आए, ठीक है। तो ये इसके पास सिर्फ रीड ओनली परमिशन होती है। कोई भी इनसिक्योर लोकेशन पर, ब्रांच ऑफिसेस के अंदर या कोई ऐसे लोकेशन पर हम इसको सेटअप कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। बेसिकली इट होल्ड द कैश क्रेडेंशियल, ओके, एंड इट replicate the query with writable domain, okay, and allow the update for रिक्वेस्ट, एंड रिड्यूस अटैक रिस्क, ओके। इस पर क्या है कि इस पर अगर कोई अटैक करना चाहेगा तो इसमें बहुत सारी डिटेल नहीं ले सकता, क्योंकि मेन सर्वर तो इधर रखे हुए हैं। तो ऐसे लोकेशन पर हम इसको रख सकते हैं। तो रिमोट ऑफिस के लिए जहाँ पुअर फिजिकल सिक्योरिटी हो, या फिर लिमिटेड बैंडविड्थ के साथ कोई काम करना हो, तो वहाँ पर हम ऐसे सर्वर को लगा सकते हैं। और ये सर्वर रीड के बिहाफ पर काम करेगा, वहाँ के सभी यूजर्स, ग्रुप्स एंड कंप्यूटर्स उस बेस पर मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम लोग इनके प्रैक्टिकल पार्ट को देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जो डीसी सर्वर बनाया था, इनमें कुछ डिटेल्स, जैसे मेरे पास ये एक डीसी सर्वर है, बाकी अनदर मल्टीपल सर्वर लॉगिन है। और मैं इस सर्वर को जैसे ही लॉगिन करता हूँ, अब
साइट्स के अंदर मैं आकर अगर चेक करूं रेप्लिका के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो चलो आते हैं। जस्ट डेटाबेस डिटेल्स सब मैं स्टार्ट करता हूं। और सी ड्राइव में यहाँ से ओपन करूं तो सी ड्राइव के अंदर आप देखोगे, आई थिंक विंडोज़ या अ, जो एनटीडीएस और इसका डेटाबेस होता है, ये किस लोकेशन पर होता है? सेव पे सर। और विंडोज़ के सर अंदर विंडोज में होता है, एक तो विंडोज में। सिसवॉल यहीं पर मिल जाएगा, ये, ठीक है, सिसवॉल। अब सिसवॉल के अंदर आप देखो मल्टीपल डिटेल्स है, डोमेन, स्टैगिंग, स्टैगिंग एरिया, सिसवॉल, ये सब है। सिसवॉल के अंदर देखोगे तो सीखो लाइव डॉट लोकल का पूरा पॉलिसी स्क्रिप्ट एंड डिटेल है। हमें यहाँ से कुछ करना नहीं है, बस डिटेल्स और ये सब हम देख रहे हैं। इसके अलावा एनटीडीएस भी होता है, तो एनटीडीएस के लिए आप यहाँ पर देखोगे एन एन एनटीडीएस, ओके। तो एनटीडीएस में जो भी हमारा डेटा होता है मेन डेटा, डीआईटी फाइल होती है, ntds.dit, और ये हमारा डेटाबेस फाइल होता है। तो ये हर डोमेन के अंदर आपको यही लोकेशन देखने को मिलेगा डिफॉल्ट। और अगर आप ntds.dit के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर एडी ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे यूजर के बारे में, ग्रुप के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, अगर कोई पूछता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ डिटेल्स वी हैव इन एनटीडीएस डेटाबेस about according to active directory domain services, so there is the detail, or there is ntds.dit is a container or ad database which hold the details of physical database file, okay. And the location is c windows slash ntds। तो ntds.dit करके एक उसके अंदर फाइल होती है या डेटाबेस होता है, उसी के अंदर सारा कुछ होता है। ntds इज ए कंटेनर, और उसके अंदर एक फाइल होती है ntds.dit, अभी आपने देखा। तो उसके अंदर यूजर ग्रुप्स कंप्यूटर्स पॉलिसीज से रिलेटेड सारी डिटेल्स होती है। और सिसवॉल के अंदर क्या होता है, ग्रुप पॉलिसी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है, लॉग ऑन स्क्रिप्ट्स होती है, और डीएफएस रेप्लिका आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सभी अपडेट वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम एनटीडीएस के बारे में देखें, एनटीडीएस सेटिंग है, तो S1 का एनटीडीएस सेटिंग ये है। राइट क्लिक करके अगर हम इसकी प्रॉपर्टी पर ओपन करते हैं तो ग्लोबल कैटलॉग यहाँ पर इनेबल है। जिस सर्वर को आप चाहते हो कि इंडेक्स ना हो, तो आप उस सर्वर का ग्लोबल कैटलॉग क्या कर सकते हो, अपने डोमेन से हटा सकते हो। क्लियर है सबको? अगर आप नहीं चाहते कि हमारा ग्लोबल मतलब कि ये पर्टिकुलर सर्वर इंडेक्स हो, तो आप क्या कर सकते हो, या सर्च क्वेरी में अवेलेबल हो, तो आप इसको ग्लोबल कैटलॉग सर्विस से हटा सकते हो। कहाँ से हटाना होता है? साइट्स एंड सर्विसेज के अंदर एनटीडीएस सेटिंग्स के अंदर होता है। क्लियर है सबको? ऐसे ही हमारा दूसरा सर्वर है, इसका एनटीडीएस है। अगर इसको भी मुझे एज अ ग्लोबल कैटलॉग से हटाना है तो हम यहाँ से हटा सकते हैं। ऐसे हमारा ब्रांच सर्वर है, और इसके सर्वर पर भी अगर हमें यहाँ से राइट क्लिक करके, मैं जस्ट एनटीडीएस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी ओपन करूँ, तो यहाँ से आप देखो एंटी ग्लोबल कैटलॉग को रिमूव कर सकते हो। अनदर, अगर हमें रेप्लिकेट करना है, रेप्लिकेट कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द सेलेक्टेड डीसी, तो आप जस्ट इसको ओके कर दो। सेलेक्टेड डीसी के साथ ये क्या कर देगा, S1 कंट्रोलर के साथ, जो भी हमारा डोमेन कंट्रोलर है उसके साथ ये क्या कर देगा, रेप्लिकेट कर देगा। राइट क्लिक करते हैं और या तो एक काम करते हैं, इस सर्वर पर जो मुंबई वाला लोकेशन है इस पर राइट क्लिक करके अगर हम इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमें एक और अपडेट देखने को मिलेगा, आई थिंक लोकेशन प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि अगर गलती से कोई इसको डिलीट करना चाहेगा, ये डिलीट बटन, तो वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो आप उसको भी अलाउ कर सकते हो। बाकी तो और कुछ यहाँ पर अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं इस सर्वर पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ, तो तो भी हमें कुछ ऐसे ही अपडेट है। मुझे एक सेटिंग यहाँ पर मिलती है, आई थिंक थोड़ा सा कुछ, ओके। इंटर साइट ट्रांसपोर्ट, अब हम सबनेट ऐड कर सकते हैं कि किस लोकेशन पर कौन सा सबनेट काम कर रहा है। ओके, तो अगर
कोई सबनेट यहाँ पर है तो अब तभी हम देख सकते हैं, अभी कोई सबनेट नहीं है तो हम नहीं देख सकते। और मान लिया कि आईपी रिलेटेड इंटर साइट ट्रांसपोर्ट का जो लाइक शेयरिंग है या डेटा कम्युनिकेशन है, उसके रिगार्डिंग यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा जो आईपी रिलेटेड है वो मुंबई और दिल्ली, यानी कि दोनों हेड ऑफिस का सर्वर और ब्रांच ऑफिस का सर्वर दोनों आपस में रेप्लिकेट या कनेक्टेड है। इनके बीच में जो कॉस्ट है वो 100 है, और रेप्लिकेशन एवरी 180 मिनट है। यही मैंने बोला था कि शायद 180 मिनट होता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये सही आंसर था कि 180 मिनट का इनका रेप्लिकेशन होता है। तो अगर हम अपने हेड ऑफिस दिल्ली एचओ सर्वर और B1 मुंबई के बीच में कोई भी रेप्लिका चेक करते हैं, कोई अपडेट चेक करते हैं, तो दोनों के बीच में हमारा जो अपडेट है वो कितनी देर बाद आ सकता है? 180 मिनट, हर 180 मिनट के बाद ये रेप्लिका को अपडेट करेगा। तो 180 मिनट कितने आवर्स का हो गया? मिनिमम 3 आवर। समझ रहे हैं ना आप लोग? और समझ गया मैं। रेप्लिका को हम चाहें तो एक स्पेसिफिक टाइम भी दे सकते हैं कि संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में कब क्या कैसे रेप्लिकेट करे। ठीक है। सर उसका वीकेंड टाइम पर भी। कम कर सकते हैं? हाँ, कम कर सकते हो। अगर मैं ये- आधा घंटा कर लूँ? हाँ, जो भी करना चाहो यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। रेप्लिका ओके। टाइम आप कर सकते हो, मैंने कल भी बोला था कि रेप्लिकेशन का जो भी टाइम है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। आप ही ने क्वेरी किया था तो मैंने बोला था रेप्लिकेशन टाइम आप कम कर सकते हो। बट मैंने एक और रीज़न दिया था, कम ज़्यादा बहुत कम कर देने से बार बार सर्वर उसी में बिजी हो जाएगा, है ना। हम्म। जैसे मान लिया कि आपके घर के अंदर 5 मेंबर हैं, एक मेंबर को आपने बोल दिया कि हर 10 मिनट पर बाहर सिक्योरिटी गार्ड को बोलना कि भैया सोना नहीं, तो वो हर 10 मिनट पर जा रहा है, हर 10 मिनट पर जा रहा है बंदा, है ना। कुछ और काम कर रहा है, तब तक 10 मिनट बाद वो उधर भी जाकर बिजी हो गया। बैठ के खाना खा रहा है, 20 मिनट खाना खाने में लगता है, 10 मिनट होने के बाद फिर वो उठ के जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड को बोल रहा है कि भैया सोना नहीं। आप समझ रहे हो ना। तो एक स्केड्यूल हो जाता है कि भैया शाम को उसको जाकर बोल देना कि सोना नहीं, और अगले दिन फिर शाम को बोलना। तो उससे क्या होगा, ट्रैफिक बैलेंस मेंटेन और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो नीड के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, जब जैसी ज़रूरत है बोल दो, नहीं नहीं हर उसको फ्राइडे सैटरडे में बोलना है ना, तो वो भी आप स्केड्यूल कर सकते हो। क्लियर है सबको? यस सर। ओके। तो इसके अलावा अ, सर ये जो आप सबनेट बोल रहे हैं, ये सबनेटिंग की वही बात हो रही जब सबनेटिंग हमने की सबनेट थी? हमारा क्या होता है, नेटवर्क बिट और नेटवर्क आईडी को या। बताता है ना, तो उसी को बोलते हैं सबनेट, ठीक है। सबनेट मतलब नेटवर्क होस्ट, ओके। कि क्या नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी या क्या सबनेट आईडी उधर चल रहा है, राइट। ओके। तो इट्स अ पार्ट ऑफ सबनेटिंग या आईपी एड्रेसिंग। ओके, तो ये हमने क्या किया, एक सर्वर का अपडेट ले लिया और सर्वर के मल्टीपल इंफॉर्मेशन को देखा। अब हम एक काम करते हैं, सेम सर्वर मैनेजर में आते हैं, टूल्स के अंदर आते हैं, और एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर के अंदर आते हैं। सो इसके अंदर आप क्या देखोगे, देयर इज कंटेनर यूज़र, मैनेज्ड सर्विसेज, सर्विस अकाउंट एंड फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, डोमेन कंट्रोलर्स। जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स हैं सब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जितने कंप्यूटर आपने क्लाइंट वगैरह के लिए ऐड कर रखा है वो सब यहाँ पर मिलेंगे। तो कुछ नहीं अभी ऐड है, बिल्ट इन सर्वर्स जो भी हैं, सॉरी बिल्ट इन अकाउंट्स जो भी हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी ग्रुप हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मिलेंगे। सो दीज आर द डिफॉल्ट कंटेनर। ओके, इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर ओन कंटेनर तो राइट क्लिक करो यहाँ पर, न्यू में आओ, और ओ यू क्या होता है मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, इट इज़ ए कंटेनर। तो आप चाहते हो कि यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट के लिए, आईटी डिपार्टमेंट का ये ओयू है, प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। समटाइम्स इट इज़ मैंडेटरी, समटाइम्स नॉट। ओके, सो इट्स एन ऑप्शनल सेटिंग। अगर आप चाहते हो कि कोई गलती से डिलीट ना हो ये, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो। चाहते हो डिलीट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसको। सो नाउ दिस इज द मैनुअल कंटेनर। आप इसमें अपना जो भी यूजर बनाना है, ग्रुप बनाना है, वो पूरा डेटाबेस यहाँ पर बनाकर रख सकते हो। ठीक है, ऐसे मल्टीपल कंटेनर आप बना सकते हो जैसी ज़रूरत है। ओके। तो पूरी प्लानिंग हम लोग
अगले सेशन में कर पाएंगे कि हम लोग एक सर्वर के अंदर क्या क्या यूजर ले रहे हैं, क्या ग्रुप ले रहे हैं, उसी बेस पर आगे की सारी लैब हमारी कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अपने डोमेन को चेक कर सकते हैं, जो भी हमारे डोमेन कंट्रोलर है उसको चेक कर सकते हैं। जैसे सर्वर 3 हमारा क्या है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, हाँ जी, उसको चेक कर लें यहाँ से। तो ग्लोबल कैटलॉग वहाँ चल रहा है, हाँ चल रहा है। साइट कौन सा यूज कर रहा है, वो डेली साइट यूज कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, सर्वर 2022 है। वर्जन कौन सा है, यहीं से आप पता कर सकते हो दूसरे सर्वर के बारे में। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप डेलीगेशन देख सकते हो, ट्रस्ट कौन सा है आप देख सकते हो, करब्रोस, ऑथेंटिकेशन। बाकी ये सब चीज़ें आगे आप जब वीपीएन सेटअप और नेट सर्विस वगैरह के लिए सारी सेटिंग्स और सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली छोटी छोटी सेटिंग्स हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी आपको छेड़ना नहीं है इसके अंदर कुछ, बट समझना है कि क्या है कैसे। एनटीडीएस की सेटिंग यहाँ पर है, ग्लोबल कैटलॉग इनेबल है, और साइट्स के अंदर भी यही अपडेट मिलता है, तो ये चीज़ देख सकते हो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट यूज़र्स जो भी आपके डोमेन पर बने हुए हैं वो यहाँ पर आपके आ जाते हैं। ये सभी हमारे डिफ़ॉल्ट यूज़र एंड ग्रुप हैं, ठीक है। ये सब है। ऐसे ही हम लोग यहाँ से आ जाएं तो टूल्स के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल्स फॉर पावर सेल, तो पावर सेल को ऑपरेट करने के लिए यहाँ से ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी के बिहाफ पर। और डोमेन एंड ट्रस्ट पर आने के बाद जो भी हमारा डोमेन ट्रस्ट मैनेज करना है वो यहाँ पर होता है। तो डोमेन ट्रस्ट हमारा कौन सा है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग कौन सा ट्रस्ट लग रहा है बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था। यहाँ पर एक सीखो लाइव डॉट लोकल और एक b1 डॉट सीखो लाइव डॉट लोकल है, सो विच टाइप ऑफ ट्रस्ट इज देयर। क्या होता है, कौन सा ट्रस्ट है, ट्रांसटिव ट्रस्ट या एक्सटर्नल ट्रस्ट। एक्सटर्नल होगा सर। ट्रांसिटिव, ट्रांसटिव है। एक्सटर्नल होगा जब जब हमारे पास एक सीखो लाइव डॉट लोकल होगा और एक दूसरी कोई कंपनी का दूसरा कोई सर्वर होगा, राइट। हम्म। तो रिपीट देखेंगे आप तो ये सब जो बताया है यही सब छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे ही। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं से भी एचआर के ऊपर है, उसकी नॉलेज के ऊपर है क्या पूछेगा, बट ये सब पॉइंट्स हमें आने चाहिए। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ से देखें तो ये हमारे पास एक अपडेट आ गया, और इसके अलावा हम लोग डोमेन एंड ट्रस्ट में जो भी हमारा ट्रस्ट था वो देख लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, ये बहुत बड़ा डैशबोर्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इस बोल सकते हो कि ये हमारा प्राइमरी डैशबोर्ड है एक्टिव डायरेक्टरी के, बहुत अलग अलग लैब प्रैक्टिकल्स, डैशबोर्ड मॉनिटरिंग, कॉन्फ़िगरेशन या टास्क के लिए बहुत अलग अलग तरीके का यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है, राइट। आप यहाँ से मल्टीपल टास्क मैनेज कर सकते हो। मैं कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल का पार्ट यहाँ नहीं टच करूँगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में जाने का मतलब एक प्रैक्टिकल के अंदर या पूरा 1 डेढ़ घंटे का ये पूरा प्रैक्टिकल होगा जब हम ऑब्जेक्ट प्लानिंग करेंगे, और बिना प्लानिंग में कोई प्रैक्टिकल नहीं करा सकता, नहीं तो आ, कब क्या बनाया आगे चल के फिर वो मिस कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट बन जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। सो अभी जस्ट सेटिंग मैं अलाउ कर रहा हूँ कि सेटिंग कहाँ से क्या होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर से आप क्या कर सकते हो, अपने एडमिन सेंटर का पूरा डोमेन का सारा कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हो, रिलेटेड एक्टिव डायरेक्टरी। ओके, तो यहाँ पर आप डैक का काम कर सकते हो, ग्लोबल सर्च का काम, ऑथेंटिकेशन रिलेटेड जो भी टास्क है, डायनेमिक एक्सेस कंट्रोल कर सकते हो, बहुत एडवांस लेवल का क्लेम टाइप कर सकते हो। एडीएफएस का कॉन्सेप्ट कभी आगे पढ़ोगे तो आपको यहाँ से मैनेज करना होगा। एक्सेस एन्यूमरेशन का काम हो सकता है, रिसाइकल बिन इनेबल कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, क्योंकि जब भी हम कोई यूज़र अपने डोमेन पर क्रिएट कर देते हैं तो वो एक आईडी यूज़ कर लेता है, और वो आईडी, और ये भी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले दिन के सेशन में देखा था कि यहाँ पर कैल बेस लाइसेंसिंग होती है, कि जो भी यूज़र होता है यूज़र के अकॉर्डिंग लाइसेंस मिलता है, इतने यूज़र ये हैं। मान लिया कैसे आपने 10 यूज़र का लाइसेंस बनाया और 10 यूज़र आपके कंपनी से बाहर चले गए 2 साल बाद, अब उन 10 यूज़र का लाइसेंस तो बेकार नहीं जाएगा ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उन यूज़र्स को अगर डिलीट भी करते हैं तो हम उसको कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रखते हैं, या डिलीट ऑप्शन के अंदर रखते हैं, ताकि वो मिसयूज़ भी ना हो, और कभी ज़रूरत पड़ने पर हम उन यूज़र्स को एक
उन्हीं पर्टिकुलर आईडी डिटेल्स के साथ अपने डोमेन इन्वायरमेंट में किसी अनदर पर्सन को अलाउ कर सकें और पूरी तरीके से वैलिडेट कर सकें। सो दिस वे वी कैन हैंडल, वी कैन सिक्योर, वी कैन प्रोटेक्ट आर लाइसेंस डिटेल्स। ओके, क्लियर है सभी को? इसका भी इस्तेमाल मैंने यहाँ पर बता दिया। तो डिलीट, कोई भी यूजर डिलीट करते हो यहाँ आकर आ जाएगा, बट मेक श्योर अगर आपने एक बार भी रिसाइकल बिन को इनेबल कर दिया तो आपके पास दोबारा इसको डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है? सर इसका लाइफ स्पैन कितना रहता है सर? क्या चीज़? लाइफ लाइफ स्पैन लाइक अभी जो हम लोग वन टाइम यूज कर रहे हैं, वन फॉर एग्जांपल ऑफिस 365 में एक यूजर को डिलीट करेंगे तो मिनिमम 1 मंथ का वैलिडिटी रहता है, तो हम लोग उसका बैकअप भी ले सकते हैं। आफ्टर इसमें आफ्टर वन कोई नहीं मंथ है, ये इज गोइंग हमेशा टू, रहेगा। अच्छा, परमानेंटली रहेगा वो? हाँ, वो रहेगा जब तक आप उसको रिकवर ना करो। ठीक है? ओके। जैसे कोई भी रिसाइकल बिन का या इसका रूल होता है कि वो 30 डेज रहेगा या इतने डेज बाद वो फिर पूरी तरीके से वो हट जाएगा, तो इसमें हटता नहीं है वो। ठीक है? अगर हट ही जाता तो फिर क्या ज़रूरत थी हमें उसको प्रोटेक्ट करने की, है ना? आप समझ रहे हो पॉइंट? ओके। समझो कि यस। अगर कोई भी यूज़र का आईडी हमें दोबारा रिक्लेम करने को मिल ही जाता तो फिर क्या ज़रूरत थी इस पर्टिकुलर ऑप्शन की? कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना? तो ये छोटी छोटी सेटिंग्स हैं। क्लियर है? यस। और बाकी आप यहाँ से डीएनएस वगैरह अगर ओपन करोगे तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर सीखोलाइव.com, ये सब प्रॉपर्टीज़ आगे हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है? तो प्रैक्टिकल करने में किसी को कोई इशू आ रहा है? लैब बन गया? यस सर। सर एक छोटा सा इश्यू है सर। हम्म। सो हम लोग अभी 2025 सर्वर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, हम्म। एडी बना रहे हैं, सीडीसी बना रहे हैं, और हम्म। आरओडीसी और एडीसी एडीसी बना रहे हैं। हम्म। हम लोग वही 2019 में जा रहे हैं या 22 में जा रहे हैं, तो 25 से सीडीसी 19 में नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा ना वो कर वो हाँ, क्योंकि वर्जन स्कीम, चेंज हो रहा है। स्कीमा वर्जन मैच नहीं होगा। ओके। सो जब वी भी कैन हम, नॉट क्रिएट इन लाइक सीडीसी इन द ओल्ड वर्जन्स, वी वांट टू क्रिएट इन द सेम वर्जन। हाँ, सेम वर्जन में कर सकते हो आप। ओल्डर टू न्यूअर में भी जा सकते हो, बट इसके लिए हमें ओके। स्कीमा वर्जन को अपडेट करना होगा, है ना? तो हाँ। स्कीमा वर्जन लिस्ट इन माइक्रो इन विंडोज सर्वर 2012, एंड इसमें आई थिंक 56 या समथिंग कुछ होता है, 53 56 समथिंग। और फिर हमारे पास आ जाता है सर्वर 2016, 85 समथिंग कुछ ऐसे होता है, एंड सर्वर 2019, 2022, 2025। तो इसमें 67 87 ऐसे करके ये सब होते हैं। 56 हमारा देखो इसमें होता है, यही मैंने बोला। और 16 में 87 होता है, 19 में 88 होता है, इसमें ये है। तो अगर हम 19 से इसमें जाएंगे तो स्कीमा क्या होता है? सेट ऑफ रूल, है ना? मैंने बताया ना अभी। तो यस। मॉडिफाई नहीं होने देगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो बहुत रेयर कंडीशन में, राइट? तो अगर आपको इन दोनों को लेकर आना है तो आपको अपने इस सर्वर के अंदर इस स्कीमा को मॉडिफाई करना होगा। 88 से 90 कर दो, वर्जन मैच होगा तो फिर ये दोनों आपस में कर पाएंगे। ठीक है? ओके सर। यस। ये ओके। सारी चीज़ें होती हैं। और मॉडिफाई स्कीमा अपडेट भी होता है। सर्वर, इसको बोला जाता है एडी माइग्रेशन, राइट? एडी माइग्रेशन का पार्ट है। और मैंने इस पर अगर करना है कुछ ऐसा तो
मेरे पास एक लैब है, बट ज़रूरत नहीं है, है ना, क्या बिजी करूं किसी को। और बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। मेन रीज़न यही है। जैसे कहने का मतलब कि अगर हमारे पास दो फ़ोन मैंने खरीदा, एक मेरा 2 साल पुराना और एक मैंने आज खरीदा, एक मेरा सैमसंग का और एक मेरा एप्पल का है, तो एप्पल में लाइटिंग पोर्ट है और सैमसंग में हमारा क्या है, सी टाइप है। तो एक चार्जर मतलब एक ही केबल से या एक ही चार्जर से दोनों नहीं चार्ज होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेयरली फिर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, या तो पुराने में हम कर दें या तो नए वाले में कर दें, है ना। यस, कन्वर्ट यूज करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर जब वो उसका सेट ऑफ रूल मैच होगा तो फिर वो काम करेगा। तो सेम बनाइए। कभी कंपनी डाउनग्रेड नहीं करती, अपग्रेड ही करती है ना। ओके सर। और अगर अ, करना ही करना है ऐसा कुछ कि 2019 है और 2022 है, या फिर उसको 25 में लेकर जाना है, ऐसा कुछ है, तो कोई फ्री टाइम पर मैं आपको स्टेप कॉन्फ़िगर करवा दूंगा, ठीक। ओके सर। इंडस्ट्रीज में एसओपीज फॉलो होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। और अननेसेसरी जो एक्टिविटी होती है, टास्क होते हैं, वो वैलिड नहीं माने जाते। और उसके पीछे अगर कोई बहुत सॉलिड रीज़न है देन, या फ्रूटफुल अगर एक्टिविटी है तभी वो सही है, नहीं तो फिर उस टाइप के एक्शन में बिजी होने का कोई मतलब नहीं है ना। क्योंकि जब हम एक स्कीमा को चेंज करते हैं तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट अफेक्ट होते हैं उसके अंदर, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने बस चेंज कर दिया या रूल बदल दिया तो बस एक पर्सन को लेकर बदला, तो वो आपने एक फ़ोन के लिए बदला तो बाकी के सभी फ़ोन के लिए वही सीरीज या वही रूल हो जाएगा ना। और आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो फिर समझ रहे हैं ना आप। तो पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर वो चीज़ का अपडेट या वो चीज़ देखना होता है। तो एक एक रेयर प्लानिंग है, बहुत सोच विचार के ये सब लेवल के टास्क और सारी चीज़ें की जाती हैं। बट कर सकते हैं, कोई भी सेटिंग ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अलाउ अभी नहीं होता है तो हम उसको अनदर किसी मेथड या प्रोसेस से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बस ये लैब वगैरह आप लोग प्रैक्टिस करना, फिर हम लोग कल इसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करेंगे कि कितने यूजर्स, कितने ग्रुप्स, कितने कंप्यूटर्स हैं, और उनके अकॉर्डिंग फिर हम लोग एडी का लैब स्टार्ट करेंगे और उसको फिनिश करेंगे, ठीक है। तो कल का लैब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लो कि पहली जॉब आपका कल ही के लैब से स्टार्ट होगी। कल जो भी कराया जाएगा वो आपकी पहली जॉब होगी, मतलब वो करने का काम आपको सबसे पहले मिलेगा कंपनी में, राइट। मिल जाए सर काम बस। फिर एंड करते हैं आज का सेशन। ओके, गुड नाइट।